डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रांसडक्शन की। और आप सभी जानते हैं कि हम पहले से ही पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो उसमें से हमने जो है और जो प्रक्रियाएं थी वो पढ़ ली थी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसडक्शन, जिसको हम पराक्रमण भी कहते हैं। इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे कि जीवाणुओं में जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसका स्थानांतरण एक जीवाणु कोशिका से दूसरी में होता है। तो ऐसे में जो ट्रांसडक्शन है वो भी एक विधि है जिसमें जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज के माध्यम से डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरी जीवाणु कोशिका में होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्रक्रिया की खोज किसने की। तो आप देख सकते हैं जिंडर और लेडरबर्ग दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1952 में इस प्रक्रिया का पता लगाया था, और वो काम कर रहे थे एक जीवाणु पर जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पर काम करने के दौरान जब वो प्रयोग कर रहे थे तो प्रयोग में उन्होंने देखा कि इन जीवाणुओं के मध्य में दो प्रकार के प्रभेद उन्होंने संश्लेषित किए थे। दोनों जो प्रभेद थे वो असर्वसंश्लेषी प्रकार के थे कि जो है सभी प्रकार की जो कह सकते हैं कि एमिनो अम्लों को संश्लेषित करने में वो असक्षम थे। तो ऐसे में जब इन दोनों ने प्रभेदों को इन्होंने मिलाया तो उनको बड़ी मात्रा में सर्वसंश्लेषी प्रभेद जो है प्राप्त हुए थे जीवाणुओं के। इन्होंने ये देखा कि इस तरीके से जो ये प्राप्त हो रहे हैं सर्वसंश्लेषी प्रभेद, ये संयुग्मन की प्रक्रिया के द्वारा हो रहे होंगे, ऐसा इन्होंने माना, या फिर किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से हो रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक दूसरा प्रयोग किया, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि संयुग्मन प्रक्रिया में डीएनए का स्थानांतरण एक संयुग्मन नलिका के द्वारा होता है, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल्स में। इसके अतिरिक्त जो हमने पहले वाली प्रक्रिया पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, उसमें जो डीएनए या नग्न डीएनए के जो खंड हैं वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल्स में चले जाते हैं। लेकिन अगर डीएनए एंजाइम का अगर प्रयोग करें हम, डीएनएज के माध्यम से उस डीएनए को नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने डीएनएज का प्रयोग जो है करके देखा, तो पाया कि डीएनएज का प्रयोग करने के बावजूद भी यहाँ पर उनको सर्वसंश्लेषी प्रभेद जो है प्राप्त हो रहे थे। अब संयुग्मन की बारी आती है। यह काम संयुग्मन से नहीं हो रहा है, इसको करने के लिए इन्होंने इसमें एक नया जो है प्रयोग ऐड किया। इन्होंने इस तरीके से एक यू आकार की नली ली, और इस यू आकार की नली में जो दोनों प्रभेद थे बैक्टीरिया के ए और बी, इनको एक बीच में फिल्टर लगा करके पृथक कर दिया, और इन्होंने एक तरफ जो है वो ले लिया ए प्रभेद और दूसरी तरफ ले लिया इन्होंने बी प्रभेद। ये दोनों ही जो प्रभेद थे ए और बी वो असर्वसंश्लेषी प्रकार के थे। कहने का मतलब ये है कि इनमें से ए जो प्रभेद है वो किन्हीं विशेष एमिनो अम्लों का संश्लेषण कर सकता था, बी जो है वो किन्हीं अन्य विशिष्ट एमिनो अम्लों का संश्लेषण कर सकता था। लेकिन इन्होंने इन दोनों को एक बीच में फिल्टर लगा करके पृथक कर दिया, और ये फिल्टर इस टाइप का था कि जिसमें से बैक्टीरिया पार होकर के नहीं जा सकते, वरन बैक्टीरिया से छोटे कोई कण जो हैं वो पार होकर के जा सकते हैं। जब इन्होंने प्रयोग किया तो इन्होंने देखा कि इस फिल्टर को लगाने के बावजूद भी इनको सर्वसंश्लेषी प्रभेद प्राप्त हुए, अर्थात ऐसे बैक्टीरिया इनको देखने को मिले जो कि
जो उपयुक्त एमिनो अम्ल हैं उनका संश्लेषण कर सकते हैं, अर्थात सर्व संश्लेषी प्रकार के प्राप्त हुए। तो यहाँ पर संयुग्मन हो नहीं सकता था क्योंकि बीच में फिल्टर लगा हुआ है। डीएनएज विकर का प्रयोग करके देख लिया, इसलिए यह ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता। तो यह किसी न किसी नए कारक के माध्यम से यहाँ पर डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में हो रहा था और बाद में इसकी कारक की जो पहचान है वो की गई थी बैक्टीरियोफेज के रूप में, या जिसको हम जीवाणु भोजी कहते हैं उसके रूप में। जीवाणु भोजी की जो खोज है वो हर्शे और चेज के द्वारा की गई थी लगभग इसी समय पर। और जीवाणु भोजी के बारे में मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जीवाणु भोजी जो हैं वो ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उनको संक्रमित करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल या डीएनए उनके अंदर प्रविष्ट करा देते हैं। कहने का माने ये है कि यहाँ पर एक जीवाणु के से दूसरे जीवाणु के मध्य जो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा था या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, वो हो रहा था एक कारक की वजह से जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी की जो खोज है वो की गई थी हर्शे और चेज के द्वारा, और इस कारक के लिए जो जिम्मेदार माना गया था वो था बैक्टीरियोफेज P22। बैक्टीरियोफेज P22 के रूप में इसको पहचाना गया था। और यह जो खोज की थी बैक्टीरियोफेज की वो हर्शे और चेज के द्वारा की गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज के माध्यम से डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन की, अर्थात पराक्रमण के प्रकार की। पराक्रमण जो है वो दो प्रकार का देखने को मिलता है। पहला है जनरल ट्रांसडक्शन और दूसरा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, विशिष्ट पराक्रमण, और पहला जो है आपका सामान्य पराक्रमण। सामान्य वाले की बात पहले कर लेते हैं। सामान्य जो पराक्रमण है इसमें देखिए आप क्या होता है कि जो जीवाणु भोजी है जब किसी जीवाणु को संक्रमित करता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो जीवाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। इन डीएनए के खंडों को हम आमतौर पर प्रोफाज भी कहते हैं। अब ये जो डीएनए जीवाणु कोशिका के अंदर पहुंच चुका है तो ये पूरी जो जीवाणु की एक तरीके से कह सकते हैं कि मशीनरी है उस पर अपना कब्जा कर लेता है, अर्थात उसके डीएनए पर, उसके एक तरीके से कहें कि उसके प्रोटीन निर्माण पर, इन सब पर एक तरीके से कब्जा कर लेता है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो जीवाणु का डीएनए है वो इस तरीके से विखंडित हो जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये फेक का जो डीएनए है वो अंदर प्रविष्ट कर गया है और इसके जो है इसने इस पूरी एक तरीके से बैक्टीरियल सेल्स को हाईजैक कर लिया है। और साथ ही साथ इस जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा। दूसरे शब्दों में हम इसको लाइटिक साइकिल भी कहते हैं। यहाँ एक तरीके से कहें कि इसका लेन हो जाता है। अब जब ये जो बैक्टीरिया की सेल का जो जेनेटिक मटेरियल था ये टूट गया है छोटे छोटे खंडों में, और ये जो वायरस का डीएनए है ये अपने जैसे नए जो वायरस कण हैं उनका संश्लेषण करना शुरू कर देगा। क्योंकि नियंत्रण कर चुका है तो जब शुरू कर देगा तो ऐसे में जब नए कण बनेंगे वायरस के तो उनमें जो कुछ खंड डीएनए का है, जो बैक्टीरियल डीएनए है उसका जुड़ जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो असेंबलिंग हो रही है वायरस के कणों की उसमें कुछ अंश जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए का आ जाएगा। यहाँ पर ये काम कोई विशिष्टता पूर्वक नहीं होता है। जो भी खंड इस दौरान संपर्क में रहेगा, या कह सकते हैं कि हम किसी भी खंड का इस दौरान जो है एक तरीके से संलग्न हो जाएगा तो वही जो है आपके इस विभोजी के कणों के साथ में जुड़ जाएगा।
तो यहाँ पर जब ये विभोजी किसी बैक्टीरियल सेल्स को संक्रमित करेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल्स है और ये बैक्टीरिया का जीनोम है। तो ऐसे में जब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो है अलग कलर से बनाया हुआ है, ये पहले वाले जीवाणु का डीएनए खंड है और ये जो वाइट कलर से बनाया हुआ है वो इस वायरस का डीएनए खंड है। तो ऐसे में इसको प्रवेश करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले वाले बैक्टीरिया का खंड और साथ ही साथ इस वायरस का डीएनए खंड जो है यहाँ पर प्रवेश हो चुका है। तो ये जो है अब इस बैक्टीरिया के डीएनए खंड के साथ में पहले वाले बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो जुड़ जाता है और इस तरीके से हमें नया रिकॉम्बिनेशन प्राप्त होता है और ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। यहाँ पर इसको जनरल ट्रांसडक्शन इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर कोई विशेष जो कह सकते हैं कि हम डीएनए खंड का संलग्न नहीं हुआ है, वरन एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें किसी भी डीएनए खंड का जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि हम संलग्न होना पाया जाता है और ये जनरल ट्रांसडक्शन कहलाता है। दूसरी जो प्रक्रिया है हमारी वो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन या विशिष्ट पराक्रमण। विशिष्ट पराक्रमण जो है इसमें किसी स्पेशल कह सकते हैं कि जीन का या डीएनए खंड का जो है स्थानांतरण होता है बैक्टीरियोफेज के माध्यम से एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में। आंद्रेलाफ व उनके सहयोगियों ने खोज की थी कि जो कुछ वायरस हैं वो डीएनए कोशिका का लेन नहीं करते हैं, वरन उनका जो डीएनए होता है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, वो जीवाणु के डीएनए के साथ जुड़ जाता है और लंबे समय तक वह इसी स्थिति में कायम रहता है। और जैसे ही बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है या बैक्टीरियल डीएनए है उसकी प्रतिलिपि बनेगी तो वैसे की वैसे ही उस वायरल डीएनए की प्रतिलिपि भी साथ साथ बनती रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अलग कलर से हमने लिया हुआ है ये वायरल डीएनए या फेक डीएनए है और यह जुड़ जाता है इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ में, इसके साथ में ये समावेशित हो जाएगा और लंबे समय तक जो है इसकी प्रतिलिपियां बनती रहेंगी। जीवाणु का जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उस डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ इस वायरल का डीएनए जो है, इस फेक का डीएनए है, वो भी रेप्लिकेशन साथ ही साथ करता रहेगा। ऐसी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक जीवाणु कोशिका के अंदर विशिष्ट जो दमनकर प्रोटीन हैं उनका संश्लेषण होता रहता है, क्योंकि दमनकर प्रोटीन ही इस विभोजी डीएनए से बचाते हैं जीवाणु कोशिका को। क्योंकि दमनकर प्रोटीन जब तक स्रावित होते रहेंगे तब तक जो फेग है या फेक डीएनए है वो तब तक नए पार्टिकल्स का या नए फेक पार्टिकल्स का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जब इन दमनकर प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाएगा तो उस दौरान ये जो वायरल डीएनए है वो नए फेक पार्टिकल का निर्माण शुरू कर देता है। तो ऐसे में जो डीएनए है बैक्टीरिया का उसका फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाता है, कह सकते हैं कि छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जब ये बटेगा तो आपको पता ही है कि ये जो हम अलग कलर से देख रहे हैं ये वायरल डीएनए है। तो ऐसे में इसके साथ कुछ जो जीन है या कुछ डीएनए का छोटा अंश इस वायरस के साथ में जुड़ जाता है, वायरस के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। अर्थात जैसे ही नया वायरस बनेगा तो उसमें जो कुछ अंश है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का या कह सकते हैं कि बैक्टीरियल डीएनए का आ जाता है, विशिष्ट अंश कह सकते हैं कि जो इसके साथ जुड़ा रहेगा उसका। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो नए विभोजी कण बन रहे हैं, ये नए विभोजी कण में आप यहाँ पर जो व्हाइट कलर से देख रहे हैं ये बैक्टीरिया का डीएनए का अंश आया है। जब यही वायरस किसी नई जीवाणु कोशिका को संक्रमित करेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सफ़ेद वाला है ये पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए अंश है,
जो कि नए वाले बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में समावेशित हो जाता है और नया जो हम एक तरीके से कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर खास बात ये है इसके अंदर कि यहाँ पर जो है एक विशिष्ट डीएनए खंड का ही समावेशन हमें देखने को मिलता है, विशिष्ट खंड ही जो है जुड़ पाएंगे इसमें, इसीलिए इसको हम स्पेलाइज्ड ट्रांसडक्शन या विशिष्ट पारक्रमण कहते हैं। यहाँ पर जो प्रक्रिया थी वो एक सामान्य प्रक्रिया थी, बस दोनों में अंतर जो हमने यहाँ देखा वो मुख्य अंतर यही है कि पहले वाले के स्टेप में जैसे ही जो वायरल डीएनए है वो पहुँच जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, तुरंत ही वो जीवाणु कोशिका का लयन कर देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जो है वायरल डीएनए जुड़ जाता है और लंबे समय तक वो ऐसी स्थिति में बना रहेगा जब तक दमनकर प्रोटीन जो है स्रावित होना बंद नहीं हो जाते। तो बस दोनों में एक बड़ा अंतर यही है और साथ ही साथ एक अंतर ये भी है कि इसमें जो है कोई भी डीएनए का जो खंड है वो बैक्टीरिया का वो वायरस के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर कुछ स्पेशल जो डीएनए खंड हैं उनका ही समावेशन कह सकते हैं कि हो पाता है, तो इसीलिए इनका नाम जो है वो स्प्लाइज्ड एंड जनरल ट्रांसडक्शन रखा गया है। तो हमने यहाँ पर आज की इस क्लास में देखा कि किस तरीके से ट्रांसडक्शन या पराक्रमण के माध्यम से जीवाणु कोशिका में हमें कह सकते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, अर्थात एक बैक्टीरिया का डीएनए किस तरीके से दूसरी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ समावेशित हो जाता है, नए रिकॉम्बिनेशन बनते हैं और वो बनते हैं बैक्टीरियोफेज के माध्यम से। तो बैक्टीरियोफेज जो है यहाँ पर एक प्रमुख कड़ी है इस जीवाणु को डीएनए को पहुँचाने के लिए एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में। इसके अतिरिक्त जो है हमने और भी संयुग्मन और ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है देखे, तो कुल मिलाकर के तीनों प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें जीवाणु कोशिका जो है उसमें नए रिकॉम्बिनेशन डीएनए के बनते हैं। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।